सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत में केस की समाअत जारी है। नैब हुकाम की जानिब से पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में रिमांड में मजीद तौसी की दरख्वास्त का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के खिलाफ लाहौर की एहतसाब अदालत में केस की समाअत से मुतालिक अपडेट करें आपको। ये समाअत इस वक्त जारी है और नैब हुकाम की जानिब से पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में रिमांड में मजीद तौसी की दरख्वास्त का भी इम्कान है। ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि पाकिस्तान नालायकों के हवाले कर दिया है। मिनी बजट आ रहा है जो महंगाई का तूफान ला रहा है। इन्हें हुक्मरान बनाने वाले खुद पछता रहे हैं। लाहौर की एहतसाब अदालत के बाहर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि इंसाफ और एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है जो ज्यादा देर नहीं चलेगा। बात यह है कि मिनी बजट आ रहा है, मिनी बजट एक महंगाई का तूफान ला रहा है। नालायकों के हवाले पाकिस्तान कर दिया गया है और जो इनको हुक्मरान बनाने वाले हैं, जो इनके हामी हैं, वो खुद पछता रहे हैं। पछतावे का अमल शुरू हो चुका है। इंसाफ और एहतसाब के नाम पे इंतकाम है, ये ज़्यादा देर चलेगा नहीं। लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। ये वक्त बदलेगा और बहुत जल्द बदलेगा। कराची से अफसोसनाक खबर है जिसके इलाके औरंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब स्कूल वैन में आग लग गई। झुलसकर 6 बच्चे जख्मी हुए हैं जबकि 2 बच्चे अब भी सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में जेर इलाज हैं। वैन में 14 तलबा मौजूद थे। एनी शाहिद के मुताबिक ड्राइवर की साथ वाली सीट से शोले निकलने से आग लगी। पुलिस का कहना है कि सीएनजी और एलपीजी के सिलेंडर ठीक हालत में हैं। गाड़ी में आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। डीआईजी ट्रैफिक ने एसओ औरंगी टाउन को मुअत्तल कर दिया। औरंगी टाउन में कतर अस्पताल के करीब स्कूल वैन में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लग गई। वैन में 14 बच्चे सवार थे जिनमें से 8 बच्चे झुलसकर जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने से कबल गाड़ी अचानक रेत में फंसकर रुक गई थी। ड्राइवर और कुछ बच्चों ने नीचे उतरकर गाड़ी को धक्का लगाया कि ड्राइवर के साथ वाली सीट से अचानक शोले निकलने लगे। बच्चे 7 से 10 साल की उम्र के थे, इससे बड़े बच्चे नहीं थे। बच्चियाँ भी थी, बच्चे भी थे। और ये वहाँ कर्श के अंदर गाड़ी फंसी है, वहाँ से धक्का लगा के बच्चों ने खुद यहाँ तक लेकर आए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, यहाँ गाड़ी स्टार्ट करी है तो शॉर्ट सर्किट हुआ है। 3 बंदों ने बच्चे खुद निकाले हैं गाड़ी के अंदर से और ड्राइवर खुद बच्चों को लेके हॉस्पिटल गए। आग ने कई बच्चों को झुलसा दिया। 2 बच्चों को कतर अस्पताल लाया गया जहाँ इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद इन्हें फारिग कर दिया गया। 6 बच्चों को सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड लाया गया जिनमें से 4 को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया जबकि तालिब इल्म अली जान 12% और उबैद 13% झुलस गए। डॉक्टर्स के मुताबिक इनकी हालत खतरे से बाहर है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक स्कूल वैन को औरंगी थाने मुंतकिल कर दिया गया और गाड़ी की फिटनेस और परमिट को चेक किया जा रहा है। गाड़ी में एलपीजी और सीएनजी दोनों सिलेंडर्स दुरुस्त हालत में मौजूद हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट सिंध ओवैस कादिर शाह ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट से वाक़े की 2 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। साथ ही हिदायत जारी की कि तमाम स्कूल वैन्स की फिटनेस चेक की जाए और जो वैन चलने के काबिल नहीं इनका परमिट मनसूख किया जाए। कैमरामैन जिशान इकबाल, सरवर रजा, साथ ही रिपोर्टर कशमाला नजीब और काशिफ मुश्ताक के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन में वैन में आग लगने से झुलसकर जख्मी 2 बच्चे इस वक्त सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में जेर इलाज हैं। बच्चों की हालत अब कैसी है मजीद बता रही हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब। जी कशमाला। जी सर, मौजूद हूँ सिविल हॉस्पिटल के बर्न्स सेंटर के बाहर। औरंगी टाउन में सुबह नाखुशगवार वाकया पेश आया है। वैन में शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग लग गई थी। 14 बच्चे, कहा जा रहा है कि 14 बच्चे उस वैन में मौजूद थे। 10 बच्चे मामूली जख्मी हुए थे जिन्हें करीबी निजी अस्पताल में तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है और 4 बच्चे जो ज़्यादा झुलसे थे, जो 10, 12, 13% बताया जा रहा है कि वो बच्चे थे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई ख़तरनाक सिचुएशन में नहीं थे। बर्न्स सेंटर में उन्हें लाया गया है जिनकी उम्र 6 से 12 साल उन बच्चों की उम्र बताई जा रही है। ईमान आरिफ 6 साल और 6 साल हारिस और 2 बच्चे जो हैं उन्हें एडमिट किया गया है जिनका नाम उबैद और अली जान है। उबैद जो है वो 13% झुलसे हैं जिनका फेस और हाथ बताया जा रहा है कि वो झुलसा है और अली जान का भी जो है वो 12% झुलसा और उनका भी फेस और हाथ जला है। बाकी ईमान और हारिस को जो मामूली झुलसे थे उन्हें तिब्बी इमदाद देने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। अभी डॉक्टर्स के मुताबिक यही है कि उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। शायद जो है वो कल तक उन बच्चों को डिस्चार्ज कर दिया जाए। जी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रमशेर जमान कहते हैं कि गाड़ियों की फिटनेस चेक किए बगैर उन्हें परमिट जारी कर दिए जाते हैं। इस वाक़े का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध है। उन्होंने मुतालिबा किया कि स्कूल की जो गाड़ियां नाकाबिले इस्तेमाल हैं उनके परमिट मनसूख किए जाएं।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं पेशावर में सदर के इलाके कालीबाड़ी में धमाका हुआ, 6 अफराद जख्मी हुए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गाड़ी में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। धमाके से गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। कई इमारतों और दुकानों को नुकसान भी पहुंचा। CCPO काजी जमील के मुताबिक धमाके में सफेद गाड़ी इस्तेमाल की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेशावर में सदर के इलाके कालीबाड़ी में धमाका हुआ, 6 अफराद जख्मी हुए। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गाड़ी में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। पेशावर में सदर के इलाका है कालीबाड़ी, जहां पर यह धमाका हुआ, 6 अफराद इसके नतीजे में जख्मी हुए हैं। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक पता चला है कि गाड़ी में बारूदी मवाद नस्ब किया गया था। आफ्ताब अहमद मजीद तफसीलात बताएंगे। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर सदर के इलाके कालीबाड़ी में, इस वक्त आप ये गड़ा भी देख सकते हैं जो कि ज़ोरदार धमाके के बाद हुआ था। 86 मॉडल की करोला गाड़ी थी जिसमें बारूदी मवाद नस्ब किया गया था और इस कदर शिद्दत से ये धमाका हुआ है कि गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो बिखर गए थे और करीबी जो इमारतें हैं उनको भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। इस वक्त भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो बड़ी तादाद में मौजूद है और जो वापडा अहलकार है वो अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि धमाके के फ़ौरन बाद से जो बिजली की तारें थी वो बुरी तरह मुतासिर होकर ज़मीन पर गिराई थी। इंतहाई अहम जगह है जहाँ पे धमाका हुआ है, लेकिन खुशकिस्मती ये थी कि चूँकि आज आम तातीलात हैं सर्दियों की वजह से, मौसम सरमा की तातीलात की वजह से, इसलिए भी यहाँ पे रश कम था। और चूँकि धमाका 9 बजे से पहले हुआ और अमूमन छुट्टी वाले दिन चूँकि हफ्ता और इतवार छुट्टी होती है तो कम लोग घर से बाहर अर्ली निकलते हैं, तो यही वजह बनी है कि ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और 4 अफराद इस वाक़े में मजमूई तौर पर ज़ख्मी हुए, जिनमें से एक खातून भी शामिल है। जो हमारी बात हुई है अस्पताल हुकाम से, उनके मुताबिक इस वक्त जो ज़ख्मियों की हालत है वो ख़तरे से बाहर है। जी, इससे मुतालिक आपको मजीद भी अपडेटेड रखेंगे। अभी कराची का रुख करेंगे और तजावुजात के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन से मुतालिक आपको आगाह करें तो चिड़ियाघर के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन से पहले दुकानदारों को मजीद 2 घंटे की डेडलाइन भी दी गई थी। जबकि गैर कानूनी दुकानें गिराई जा रही हैं। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ सुलेमान सादत खान से। सुलेमान, अब तक क्या कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी देखें, बिल्कुल ये कराची चिड़ियाघर है और गार्डन रोड पर चिड़ियाघर के अतराफ में 405 जो है वो पक्की तामीरात थी, जिसमें 200 दुकानें और 205 जो है वो दफातर थे। और ये ऑटो पार्ट की जो है वो बड़ी मार्केट थी और गुज़िश्ता कई साल से कराची चिड़ियाघर के अतराफ में जो है वो ये कायम थी और ये तजावुजात थी जिसको सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जो है वो इस वक्त ऑपरेशन जारी है और इन तामीरात को जो है वो मिसमार किया जा रहा है। सुबह से ये ऑपरेशन जारी है। दुकानदारों को मोहलत दी गई थी कई माह तक कि वो अपना सामान यहाँ से निकाल लें, लेकिन आज जब नोटिस के बाद यहाँ पर महकमा इंसदाद तजावुजात की टीमें पहुंची तो यहाँ पर दुकानदार जो है वो दुकानें खाली नहीं कर रहे थे। अलबत्ता उन्हें 2 घंटे का ऑपरेशन से पहले मोहलत दी गई और मोहलत के बाद अब ऑपरेशन शुरू कर दिया है, लेकिन जो महकमा इंसदाद तजावुजात हैं उन्हें यहाँ पर शदीद मुज़ाहमत का सामना है, क्योंकि मुज़ाहमत के बाद जो ऑपरेशन सुस्त रवि का शिकार है। अलबत्ता ऑपरेशन जो है वो जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुलेमान तफसीलात के लिए। और अभी आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पर पैकेजेस मॉल की तामीर के खिलाफ आज खुद नोटिस की समाअत से मुतालिक अपडेट करें आपको। सुप्रीम कोर्ट ने पैकेजेस मॉल के वकीला को 5 बजे दोबारा पेश होने का हुक्म दे दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि वकील तैयारी के साथ पेश हो, आज ही दूध का दूध पानी का पानी करना है। कुछ मौसम की बात हो जाए तो हर तरफ बर्फ ही बर्फ। गिलगित, कश्मीर, मालाकंड, हजारा डिवीजन और मरी के पहाड़ छुप गए हैं नर्म सफ़ेद बर्फ से। कल से शुरू होने वाली बर्फ ने हर चीज़ को छुपा दिया है। कई मकामात पर राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। पंजाब के कई इलाकों में हल्की बारिश हुई और कहीं धुंध छाई रही। अस्तोर, हुंजा नगर, गज़र, स्कर्दू, जहां नजर घुमाओ बर्फ ही बर्फ पाओ। अस्तोर और गज़र में बर्फबारी से बालाई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आज़ाद कश्मीर में वादी केल, लीपा वैली, 8 मकाम समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी और मुजफ्फराबाद, हटियां बाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। बुनेर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने सर्दी को बढ़ा दिया है। सवात में बारिश, जबकि मालम जब्बा में बर्फबारी के मजे लेने सयाह भी बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच गए हैं। मालाकंड, अपरदील,
लोअर दीर, पारा चनार और चित्राल के बालाई मकामात पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। नारान, कागान, शोगरान और छत्तर प्लेन में शदीद बर्फबारी है। बर्फबारी के बायस छत्तर प्लेन के मकाम पर शारा कराकुरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। नदिया गली, अयूबिया, ठंडियानी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ ही बर्फ है। गलियात में भी मुतादिद राब्ता सड़कें बंद हैं। मरी में रात से वक्फे से बर्फबारी हो रही है। सयाहों की रश से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। होटल, रेस्ट हाउसेस और गेस्ट हाउसेस भी सयाहों से भर गए हैं। पंजाब के मुतादिद शहरों में धुंध से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। मुल्क के बालाई इलाकों में गुज़श्ता रोज से वक्फे से बर्फबारी हो रही है। स्वात की वादी मालम जब्बा में बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है। अस्तौर में मुसलसल बर्फबारी से बालाई रास्ते बंद हो गए और जलाने की लकड़ी के दाम बढ़ गए हैं। नकियाल में भी बर्फबारी से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है। अहवाल बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदगान। मुल्क भर के दीगर 12 इलाकों की तरह वादी स्वात के बाला इलाकों वादी कालाम, म्यादम और मलम जब्बा में भी वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद स्वात के बाला इलाके शदीद तरीन सर्दी के लपेट में हैं। इस वक्त मैं स्वात के सयाहती इलाके वादी मलम जब्बा में मौजूद हूँ, जहाँ पर चारों तरफ जो है वो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, जिसके बाइस ये वादी जो है वो शदीद तरीन सर्दी के लपेट में है। ताहम बर्फबारी का मजा लेने के लिए मुल्क भर से सयाहों ने इस हसीन वादी का रुख कर लिया है। गिलगित बल्तिस्तान का जिला अस्तौर में गुज़िश्ता 2 रोज से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। जबकि यहाँ ज़िली हेडक्वार्टर में 1 फीट से ज़्यादा बर्फबारी हो चुकी है, जबकि अस्तौर के बालाई इलाकों में 3 से 4 फीट के करीब बर्फबारी हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ लोग घरों के अंदर मैसूर होकर रह गए हैं। वहाँ पर लकड़ी जो है वो नायाब है, वहाँ 1000 से 1200 रुपये फी मन जो है वो लकड़ी फरोख्त हो रही है। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर बर की तरह नकियाल में बदलते मौसम के साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सर्दी की आमद के साथ ही बिजली की गैर आनिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावुज़ कर चुका है। सर्दियों की वजह से लोग मसाइल का शिकार तो हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौसम की खूबसूरती को भी एंजॉय करते हैं। मरी के मौसम से मुतालिक भी आपको अपडेट करें, जहां वक्फे से बर्फ पड़ रही है। मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने मलका कौसार का रुख किया, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। हमें रिपोर्ट करेंगे इससे मुतालिक आबिद अब्बासी। मलका कौसार मरी में रात को शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला अभी तक जारी है और इस दौरान 6 से 7 इंच बर्फ पड़ चुकी है और बर्फबारी देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह जो हैं इस वक्त मरी के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त शदीद सर्दी की लहर है, दर्जा हरारत 6 डिग्री तक पहुंच चुका है और पाइप लाइनों में पानी मुंजमद हो चुका है। कई इलाकों की राब्ता सड़कें भी अभी तक बंद है और अभी हाईवे की मशीनें निकली हुई हैं, रोडें साफ़ कर रही हैं, मगर जैसे जैसे बर्फ़ साफ़ करके आगे जा रही हैं पीछे उसी तरह बर्फ़ पड़ रही है। और अभी आपको मानसहरा से खबर दें, जहां का इलाका है छतर प्लेन, वहां पर शदीद बर्फबारी की वजह से शारा कराकरम गुज़श्ता रात से बंद है और इंतजामिया की गफलत से और लापरवाही की वजह से सैकड़ों मुसाफिरों ने रात सड़क पर गुजारी। मानसहरा और बडग्राम की सरहद पर वाक़ इलाका छतर प्लेन में गुज़श्ता शाम बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो वक्फे से अब भी जारी है। अब तक 1.5 किलोमीटर के इस इलाके में कहीं 1 और कहीं 3 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। ताहम मनसूबाबंदी के फुकतान के बाइस रात भर सड़क को बर्फ से साफ नहीं किया जा सका और गिलगित से पिंडी तक सफर करने वाले सैकड़ों मुसाफिरों ने शदीद सर्दी में रात गुजारी। मकामी पुलिस का कहना है कि NHA ने सिर्फ 2 ट्रैक्टर बर्फ सफाई के लिए भिजवाए हैं, जो नाकाफी हैं। छतर प्लेन के मकाम पे जैसे ही पहुंचे शदीद बर्फबारी शुरू हुई और पूरी रात हम यहाँ फंसे रहे। अभी भी आप सूरत हाल देख सकते हैं, बर्फबारी की सिचुएशन आप देख सकते हैं। सारे यहाँ पे कोई इंतजामिया यहाँ पे मौजूद नहीं है। हम सुबह 5 बजे के इधर रोड पर खड़े हैं, सवाए एक KPF के अमले के, एक अलकार के बगैर कोई अमला बंदा भी नज़र नहीं आ रहा है इंतजामिया का। मैं सुबह 4 बजे से आया हूँ और यहाँ पे हम खड़े हैं, कोई बंदोबस्त नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ गाड़ियाँ सारी बंद है बर्फ़ की वजह से और बर्फबारी मुसलसल हो रही है, बंद नहीं हो रही। तो यहाँ पे काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी हैं, बहुत सारे बच्चे भी हैं। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की तकरीब में खिताब कर रहे हैं। What are the genesis? What are the combinations? How the societies has developed? And I always count 3, rather 4 basic components which constitutes a society, a nation, into a society, which
is respected, which is a dignified society in the nation of the world. First, utmost, most important, unparalleled, unmatchable is the education. Kindly look at the history of the world. You will find that only those nations have always been ruling the world, had developed their own setup, those who had learning, knowledge and education. Without education, there is unfortunately a downtrodden society. I'm always been very concerned to see such a low rate of literacy in Pakistan. And I'm really dismayed, displeased that the education sector has been the most neglected sector, unfortunately, in our country. Ladies and gentlemen, I have almost traveled every nook and corner of Pakistan. Javed sahab, unfortunately, when I went to Balochistan, the far-flung areas of Balochistan, there are no schools. And if there happens to be some schools, and particularly of our females, those are not walled. There is no boundary wall. There is no toilet. There is no water for drinking. There is no teacher. There is no furniture. And yet we call that to be a school in which, let me now start to speak in Urdu, جہاں پہ وڈیرے کی گائے بھینسیں اور ان کا بھوسا بھرا. یہ ہے ہمارا ایجوکیشن کا سسٹم جو بنیاد ہے کسی بھی قوم کی ترقی کی. دوسرا, سر ایک قائد, جب میں ترقی کی 4 کمپوننٹس عرض کرتا ہوں تو دوسرا ہے کسی بھی ملک میں, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی قبیلے میں, کسی بھی قوم میں ایک دیانتدار اپ رائٹ لیڈر. یہی وہ لیڈرشپ ہے جو زوال سے لے کے کمال تک ایک سوسائٹی کو, ایک نیشن کو, ایک اسٹیٹ کو اوپر لے جاتی ہے. آپ غور کیجئے تاریخ دنیا, سب سے بڑھ کے آپ غور کیجئے ابن خلدون کی جو تاریخ ہے مقدمہ, اور جو دنیا میں بہترین ریاست جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ واقعتاً ٹھیک کہ مدینہ کی ریاست تھی. اور اس کے جو مختلف لیولز ہیں, مختلف ادوار ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے خوبصورت اور سب سے پیارا دور جو اس ریاست کا ہے وہ حضرت عمر خطاب کا دور ہے. کیا خوبی تھی, کیا کیا انہوں نے. کبھی آپ نے سوچا, کبھی میں نے سوچا. میرے اندازے کے مطابق سر فہم, فکر, ویژن, وزڈم, یہ ساری کوالٹیز ان میں ہوں گی, لیکن جسے میں آنیسٹی آف پرپس کہا کرتا ہوں نا سر, وہ بدرجہ اتم ان میں موجود تھی. اور وہ کیا ہے؟ آنیسٹی آف پرپس آپ کے قول اور آپ کے فعل میں تضاد نہ تھی. آپ جو کچھ دوسرے کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے لیے آپ پہلے پسند کریں. جو آپ دوسرے کی ذمہ داریاں سمجھتے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی اپنی آبلیگیشنز ہونی چاہیے.
یہ ہے وہ کریڈیبلٹی کا معیار جسے ہماری اسلامی ریاست میں, ہمارے اسلامی معاشرے میں سب سے زیادہ پذیرائی دی گئی. اور آپ دیکھیے کہ اس وقت کی جو ریاست ہے اس کی خوشحالی کا, اس ریاست کے ہر انداز, ہر پہلو کا اگر آپ جائزہ لیں تو معیار کس حد تک بڑا ہوا تھا. تو جو سیکنڈ کنڈیشن کسی ملک, کسی قوم کی ترقی کا جو راز ہے وہ آپ کی بہترین ایک لیڈرشپ, ڈیڈیکیٹڈ لیڈرشپ, کریڈیبل لیڈرشپ, یہ ہے وہ راز. میں بہت عالم فاضل لوگوں میں بیٹھا, مجھے یہاں پتہ ہے کہ بہت دین دار لوگ, دین کی صحیح سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ ہیں, وہ بیٹھے. میں ایک گستاخی کرنے لگا ہوں جو ابھی میرے ذہن میں آئی ہے, ایک سوال جو میں ان سے بھی خود سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں. کیا کسی نے آج تک اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ کسی نے مشاہدہ کیا رب تعالیٰ کی ذات کا؟ کوئی ان کی شکل, کوئی نور جو ہے وہ اس کو کسی نے مشاہدہ کیا. لیکن رب تعالیٰ کی ذات کو ہم سب مانتے ہیں, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. لیکن کیوں مانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک رب تعالیٰ ہے, میں اس کا پیغمبر ہوں, یہ اس کی کتاب ہے, یہ اس کا فرمان. تو کیوں آپ نے یہ بات مانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اس لیے کہ ان سے زیادہ کریڈیبل شخصیت اس دنیا میں نہیں ہے. Credibility of a leader is the greatest virtue on account of which the nations can develop to an extreme. There is no end to the development of a nation. This is a second component of the development of any. تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ, ایک ایسی کنڈیشن جو کہ ناگزیر ہے, وہ ہے آپ کا انصاف کا محکمہ. آپ کے کئی جو سائیکالوجی لوگ جانتے ہیں, سائیکالوجی ڈاکٹر صاحب مجھ سے بہت بہتر جانتے ہوں گے, تو انسان کی جبلت ہے, اور اس جبلت میں کھانا پینا بہت ساری چیزیں آتی ہیں, مگر جبلت سے اگر سب سے ایکسٹریم جو 5 جبلت ہے انسان کی, اس کے بعد جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر اس کی ایگزسٹنس ہے وہ ہے انصاف ملنا. اور یہ انصاف کا جو بنیادی جو سٹرکچر ہے یہ فاؤنڈڈ ہے اپون 2 rights which are the natural rights conferred upon a human being. کیسے؟ کائنات ہے, کائنات میں یہ دنیا ہے, کائنات بہت بڑی دنیا ایک کمپوننٹ ہے, اس کا چھوٹا سا کمپوننٹ, لیکن سب سے اہم ہے یونیورس میں, کائنات میں دنیا سب سے امپورٹنٹ ہے. کیوں امپورٹنٹ ہے؟ وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ لائف ہے. میں آپ سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر زندگی اس ارتھ پہ نہ ہو تو ایک عام پلانٹ ہے, ایک عام پلانٹ, تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی جو سب سے بڑی گفٹ ہے, جو سب سے بڑی عنایت ہے, جو سب سے بڑا انعام ہے, وہ مولا کریم نے اس دنیا میں ایک زندگی پیدا کر دی گئی ہے. لیکن سر وہ زندگی صرف اور صرف زندہ رہنے کا نام نہیں, اس زندگی کے کئی جڑے ہوئے پہلو اور اس میں کئی حقوق ہیں, اور آپ کے دین میں وہ حقوق کی نشاندہی کر دی گئی. آپ کے کیڑے مکوڑے کے حقوق ہیں, آپ کے چند پرند کے حقوق ہیں, آپ کے جانوروں کے حقوق ہیں, انسانوں کے حقوق تو ہیں ہی, آپ کے نباتات کے حقوق ہیں. میں اس لمبی بحث میں یا اس لمبی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا, لیکن اتنا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حقوق ہیں
اور سب سے زیادہ حقوق اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے تفویض کی، اور 2 بنیادی حقوق ہیں. ایک حق ہے رائٹ ٹو پرسن، کہ آپ نے اپنی ایگزسٹنس کو پرسیو کر کے اور اسے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے کام کرنا ہے جس سے زندگی کی ترقی. رائٹ ٹو پرسنالٹی، رائٹ ٹو پرسن. اینڈ دوسرا جو بنیادی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فطری حق ہے، جسے آپ نیچرل رائٹ کہتے ہیں، وہ ہے آپ کا رائٹ ٹو پراپرٹی. اور ان دونوں حقوق کو اگر پروٹیکشن، پرزرویشن اور سیکیورٹی پرووائڈ کرنی ہے تو وہ سر وہ ایک ہی ادارہ ہے، وہ ہے آپ کا جوڈیشری. اگر یہ ادارہ ناکام رہے کہ وہ لوگوں کے بنیادی حقوق جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیے گئے ہیں ان کو سیکیور نہیں کر سکتا، تو معاشرہ کبھی پرپورشنیٹ، کبھی بیلنسڈ معاشرہ نہیں رہ سکتا. انفارچونیٹلی، یہ نہیں کہ میں اب جا رہا ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں، میں ہمیشہ اس بات کو تکلیف اور دکھ سے کہتا رہا ہوں کہ جس معیار کا معاشرہ، جس معیار کا انصاف کا ادارہ ہمارے ملک میں خاص طور پہ اسلامی ریاست میں ہونا چاہیے، وہ اسلامی ریاست میں ہم نہیں. وجہ اینگلو سیکسن لا، وہ قانون جو کہ ہمیں انگریز نے تفویض کیا، جو کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے ریلیجن کے ساتھ، جو کمپیٹیبل نہیں ہے ہمارے کلچر کے ساتھ، جو کمپیٹیبل نہیں ہے ہماری سوسائٹی کی ضروریات کے ساتھ. اور اگر ہمیں اسے کمپیٹیبل بنانا ہے تو پھر اپ ڈیٹ بھی کرنا لازم. مقصد یہ کہ جب انسان کو اپنے یا کسی شہری کو اپنے بنیادی حقوق نہیں ملتے، وہ حقوق جو اس کا حق ہے، تو پھر اتنی مایوسی، اتنی پجموردی اور اتنی تکلیف، پین کی فیلنگ ہے کہ سوسائٹی میں ایک اضطراب، ڈسرے کانٹمپلیٹ ہوتا ہے. یہ ہے وہ دوسرا پہلو. تیسرا پہلو جو بھی کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ، کسی بھی سوسائٹی کے لیے ناگزیر. لاسٹلی میں وہ آنیسٹی آف پرپس کی بات کیا کرتا ہوں، اور یہ ہے جس موضوع پہ میں تھوڑی سی آپ کی سما خراشی کروں گا. آنیسٹی آف پرپس ہے نیت. چیف جسٹس آف پاکستان جناب ثاقب نثار لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.